प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में रांची का जिक्र किया गया, जिसमें देश के एथलीट रिकॉर्ड बना रहे हैं। रांची में आयोजित नेशनल गेम और इसमें गुरिंदर वीर सिंह को रिकॉर्ड के लिए बधाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रांची का जिक्र करते हुए 10.09 सेकंड में पूरी उन्होंने की थी 100 मीटर की दौड़ और इसे लेकर वो एक रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आए और इस पर बधाई दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मन की बात में। कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीजेपी मुख्यालय में मन की बात सुनी गई और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नगेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी यहां रही। और बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम देश के दूर दराज के क्षेत्रों में असाधारण काम करने वाले सामान्य लोगों की कहानियों को सामने लेकर आता है, जो देशवासियों को बेहद प्रेरित करता है। तो वहीं गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया और भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। शराब बनाने वाले सामान को भी बरामद किया गया है। नवडीहा के लिदवारडीह में कार्रवाई करते हुए ये बड़ी कामयाबी, जिसमें इसी कार्रवाई के दौरान करीब 100 पेटी रॉयल स्टैग शराब और 5 बोरा खाली बोतल, भारी मात्रा में ढक्कन, स्टिकर, अल्कोहल को जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक बरामद सामान का उपयोग नकली विदेशी शराब तैयार कर और बाजार में उससे खपाने के मकसद से किया जा रहा था। तो भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। गिरिडीह से ये बड़ी खबर, तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर मिली कार्रवाई के बाद ये बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां पर शराब बनाने के उपकरण, सामान, स्टिकर के साथ साथ तमाम चीजों की बरामदगी और नकली तरीके से शराब बनाकर बाजार में खपाने की योजना में ये सभी थे। कहीं पे नकली दारू बनाने की फैक्ट्री चल रही है। उस सूचना के आधार पे हम थाना प्रभारी और बाकी पुलिसकर्मियों के साथ वहाँ पे मैंने खुद रेड किया। रेड करने के बाद वहाँ पे जो गांव है, गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पे एक बगीचा है, जहाँ पे एक छोटे से घर में हम लोगों ने घर को खोलने के बाद पाया कि वहाँ पे लगभग 100 कार्टन नकली विदेशी शराब की बोतल बरामद की गई वहाँ से। और इसके साथ साथ जो भी एक्सेसरीज होते हैं, कच्चा मटेरियल नकली शराब को बनाने के लिए, लाइक स्पीड लेबलिंग, खाली बोतल्स, पानी का ड्रम्स वगैरह, वो सारी चीज़ें मिली हैं। तो हजारीबाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित मेरू पंचायत में एक पत्रकार मोहम्मद शाहबुद्दीन पर जानलेवा हमला किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि पंचायत भवन में बैठक के दौरान हमला में शाहबुद्दीन का पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि उनकी पसली समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट तक आई है। उनकी पत्नी और बेटों को भी मारा पीटा गया और उसमें वो भी चोटिल हुए हैं। पीड़ित के अनुसार बच्चों के विवाद को शांत कराने के दौरान शुरू हुआ विवाद बाद में घर तक पहुंच जाता है। 25 मई को भी मारपीट की घटना हुई थी और इसके बाद पंचायत स्तर पर समझौते के लिए बैठक बुलाई गई थी। आरोप यह भी है कि बैठक समाप्त होने के बाद विरोधी पक्ष के लोगों ने एक बार फिर से घर पर पहुंचकर हमला कर दिया। ये हुआ था 25 तारीख का, तो एफआईआर थाना में दे चुके थे। तो बोले आप जो मामला हम लोग दिए हैं वो आगे जाएगा। तो वही हम लोग बोले, इतने में सारा सिलवार का कुछ लड़का है, कुछ सरोनी का, सब औजार ले लेके वहाँ पहुंचा हुआ था। तो इतने में मेरा बच्चा लोग के साथ और मेरे हस्बैंड के साथ मारपीट करने लगे। हम बीच बचाव के लिए गए तो हमको भी मारा है पूरा।
बैठ के गांव में इसका फैसला करेंगे। गांव में फैसला करने के लिए बुलाया गया था, तो हम लोग रुके हुए थे, पुल बना के फिर से पहुंचा और हम लोग एक्सेप्ट भी कर लिए थे। सुलह समझौता भी पेपर भी बन गया था, उसमें साइन करने का बारी आया था। उसी दरमियान में वो लड़के लोग जो बाहर में खड़े थे 8-10, उन लोग बोले कि अभी कंप्रोमाइज़ कर लो ना, बाद में इन लोग को हम बताएंगे। तो हम आए वहाँ से पंचायत में, हम बोले भैया हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन लोग फिर लड़ाई झगड़ा करने का प्लान बना रहा है, हम अभी कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। हम पत्रकार हैं, मार्केट में हम अकेला घूमते हैं, कल जाके फिर हमारे साथ में कुछ ही लोग मारपीट कर देगा। देखिए, आज का जो घटना है एक बहुत बड़ा निंदनीय घटना है, क्योंकि पत्रकार के साथ जो घटना घटी है वह एक निंदनीय है और ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की चौथी स्तंभ माना जाता है। और उसके साथ जो घटना ये जो इसके साथ जो मारपीट किए हैं, वैसे अपराधियों पर चिन्हित करते हुए, चूंकि पंचायत। और दूसरी बात यह है मेरा कहना कि ये जो उस जगह पर वारदात हुई है, जो देश के जो तीसरे स्तंभ का जो वह पंचायत सचिवालय है। और संवाददाता सुशांत सोनी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ खबर पर जुड़ गए हैं। सुशांत, इस मामले में पुलिस की तहकीकात क्या शुरू हुई, इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, इस पूरे मामले पे अगर बात कर ले तो पुलिस ने जो है एक आरोपी को हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो आरोपी जो है अभी अन्य जो आरोपी है वो फरार चल रहे हैं। अगर हम बात कर ले तो थाना प्रभारी ने कहा है कि जैसा आवेदन प्राप्त होगा उस आधार पे जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात कर ले तो जो पत्रकार शहाबुद्दीन है, इसके अलावा उनकी पत्नी और जो उनके और भी परिवार वाले लोग हैं, फिलहाल उन लोगों का इलाज हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इस जानकारी के लिए। रांची से बड़ी खबर, जहां पानी भरे टैंकर के पलटने से जबरदस्त हादसा हो गया। एक शख्स की मौत हुई है जबकि एक अन्य शख्स घायल बताया जा रहा है। रोड निर्माण के लिए ये टैंकर जा रही थी और अचानक से पिछले पहिए की बेयरिंग खराब हो गई और रिपेयरिंग कराने के दौरान ही ये टैंकर हादसे का शिकार हो जाती है, पलट जाती है, जिस वजह से एक शख्स की मौत हो गई है जबकि एक अन्य शख्स घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अभी 10-15 मिनट पहले सूचना मिली, हम लोग अभिलन पहुंचे हैं। यहाँ एक पानी टैंकर खराब हो गया था, जिसको मिस्त्री लोग बना रहे थे। दाहिना तरफ से जक लगा करके बनाने के क्रम में जक स्लिप कर गया और पानी टैंकर बना रहे मिस्त्रियों पर ही उलट गया, जिसके कारण एक दबने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, एक जख्मी हो गए हैं। मृतक का बॉडी को हम लोग रिम्स भिजवाए हैं और जख्मी को भी अस्पताल भिजवाए हैं। ये लोग टैंकर खराब थे, शायद उसको बनवा रहे थे। बनवाने क्रम में जैक के घिसकने के कारण दो व्यक्ति दब गए थे, जिनमें से एक व्यक्ति की तो यहीं पे मौत हो गई, बहुत दर्दनाक मौत हो गई है। एक व्यक्ति घायल, उनको अस्पताल भेजा गया है और 100 को भी अभी रिम्स प्रशासन द्वारा भेजा गया है। लेकिन बहुत ही लापरवाही वाला घटना है। रांची से ही अगली बड़ी खबर, जहां पर सिकीदरी घाटी में माल वाहक ट्रक पलट गया और घाटी में टर्निंग के दौरान बेकाबू होकर यह ट्रक पलटा है। ट्रक के ऊपर बताया जा रहा है कि पाइप और सैनिटरी का सामान जो है वो लदा हुआ था। पलटे ट्रक से सामान को दूसरी गाड़ी पर शिफ्ट किया गया। घाटी की सड़क को एक तरफ किया गया है क्लियर, जिससे आवाजाही पर इसका असर ना पड़े। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से ये ट्रक हादसे का शिकार हुआ। सिकीदरी घाटी में आवागमन फिलहाल सामान्य है। धनबाद पहुंचे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से सर्किट हाउस में झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल जाकर मुलाकात करता हुआ नजर आया। पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट के लिए मासिक और त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्यता को समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया गया है। वहीं राज्य जेपीडी लगाने की मांग की चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री झारखंड प्रोफेशनल टैक्स लगाने की मांग करते हुए ज्ञापन मंत्री को सौंपते हुए नजर आए। तो काफी लंबे अरसे से पेट्रोलियम डीलर्स ये मांग कर रहे थे सरकार से कि इस रिटर्न दाखिल करने से मुक्त किया जाए। तो अभी पिछले कैबिनेट में हेमंत सरकार ने इससे राहत दिया है पेट्रोलियम व्यवसायियों को। तो आज इसी के लिए आभार व्यक्त करने के लिए कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन संजीव राणा के नेतृत्व में आया था मंत्री जी को आभार व्यक्त करने। तो मुख्य मांग था वो है जेपीटी, झारखंड प्रोफेशनल टैक्स। ये जो एक टैक्स था, ये टैक्स जब लगाया गया था उस समय यह स्पष्ट था कि जेपीटी से लगाना पड़ रहा है कि जहाँ पर नगर निगम नहीं है। जैसे ही नगर निगम बनेगा तो नगर निगम जो ट्रेड लाइसेंस इशू करेगा।
ट्रेड लाइसेंस इशू करने का मतलब फिर जेपीटी का जो उचित नहीं रहेगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भाषा नियमावली में सभी भाषाओं को सम्मान देने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि झारखंड में चल रही भाषा विवाद नहीं बल्कि नियमावली बनाने में चूक हुई है, जिसे सुधारने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय समिति की गठित की है। झारखंड में रहने वाले वो लोग जो भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली बोलते हैं, उनके हित की बात हम लोगों ने उठाया है। हम हैं, दीपिका पांडे जी हैं, आरजेडी के मिनिस्टर संजय यादव जी हैं। तो हम ये जमीनी सच्चाई है, आप लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो बिहार से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है हमारा, सटे हुए सीमा पर, वहाँ हम लोग मगही, भोजपुरी या फिर इधर गोड्डा के तरफ आप आए तो अंगिका भाषा का प्रयोग करते हैं। रांची, देवघर, इन सब जिले में लोग मैथिली भाषा का प्रयोग करते हैं। अब सभी झारखंडी, तो हम चाहते हैं, हम लोग हर भाषा का सम्मान करते हैं। ये बात भी सही है कि आदिवासी बाहुल्य है, तो जो जनजातीय भाषा है। धनबाद में हुई हल्की बारिश ने व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र के बड़की बोआ रेलवे अंडरपास में जलजमाव की समस्या एक बार फिर से विकराल रूप में नजर आई। अंडरपास पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ दिखाई देता है, जिससे लोगों पर अब आवागमन पर सीधा असर है। लेकिन इस बार जलजमाव से ज्यादा चर्चा रेलवे अधिकारियों के उस रवैये को लेकर हो रही है, जिस पर ग्रामीणों और पत्रकारों ने दबंगई का आरोप लगाया। थोड़ी सी बारिश के बाद ही बड़की बोआ रेलवे अंडरपास तालाब में तब्दील हो चुका है। सड़क पर कई फीट पानी जमा होने से बाइक और अन्य छोटे वाहनों की आवाजाही पर सीधा असर है। स्कूली छात्रों और छात्राओं को स्कूल आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, जबकि बच्चे जान जोखिम में डालकर इसी पानी में तैरते नजर आते हैं। रेलवे के द्वारा सभी रेलवे क्रॉसिंग को हटाकर उनकी जो आवाजाही है उसको सुचारू करने को लेकर अंडरपास बनाया गया, लेकिन अंडरपास बनाने में रेलवे के इंजीनियर ने बड़ी खामी दिखाई है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये पहली बारिश के बाद रेलवे के होनहार इंजीनियर की जो कार्यशैली थी, जो उनकी कार्य गुणवत्ता थी, उसकी पूरी तरीके से पोल खोल दी है। यह बउआ कला का अंडरपास है। रेलवे 4 नंबर के बगल में इसको बनाया गया था और इसको बनाने का उद्देश्य यह था कि लोगों को उनकी जो मंजिल है वहां पर वह निर्बाध होकर अपने वाहन, अपने बाइक से जाए और लोगों को राहत देंगे। लेकिन रेलवे का यह राहत अब यहाँ के लोगों के लिए आफत बन चुका है। यह अंडरपास तो सबसे पहले बधाई देते हैं, आज आप लोग कवर करने के लिए आए तमाम न्यूज वाले को मेरे तरफ से। और यह अंडरपास आप देख रहे हैं, जो बच्चों लोग जो ये राहत का पुल बना था, जो पब्लिक को आने जाने में, गांव वाला को आने जाने में राहत मिलेगा, रेलवे एक्सीडेंट से बचेगा, आज वो आफत हो गया है। ये आफत का राह इसलिए हो गया है कि अभी बच्चा लोग मनोरंजन के रूप में इसको क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल में मजा ले रहे हैं, लेकिन 48 घंटा आज होने चला है बारिश के बाद। आवागमन देख रहे हैं जो एक भी पब्लिक आ नहीं रहा है, गांव वाला निकल नहीं रहा है, लाइन तड़प के आ रहा है। बहुत परेशानी है, गाड़ी उस पार छोड़ के आना पड़ता है, ट्रैक पार करके ऊपर होने, लेकिन कभी भी गाड़ी आ सकती है। और 4 नंबर गेट अभी सब बंद कर दिया है। अब बहुत दुखित हम लोग हैं, बहुत दुख से हम लोग झेल रहे हैं। यहाँ कूद रहे हैं, अच्छा लग रहा है? नहीं। तो फिर यहाँ गंदा पानी, आप लोग नहाएंगे तो बीमार भी तो हो सकते हैं। बहुत बीमार हो जाएंगे। तो फिर आप लोग कूद क्यों रहे हैं? मजा आ रहा है? नहीं। अच्छा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर ऐसा होने के कारण, मजबूरी के कारण इसलिए नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? ये जल्दी करके ठीक हो जाए, यही चाहते हैं। लोगों को 5 किलोमीटर अधिक सफर करना पड़ रहा है, उनके जेब भी ढीले हो रहे हैं और लोगों को समय भी अधिक देना पड़ रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। खबर रामगढ़ से, जहां नगर परिषद की तरफ से भीषण गर्मी में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 19 खराब पड़े हुए जल मीनार को रिपेयर किया गया। अब नगर परिषद क्षेत्र के लोगों को भीषण गर्मी में पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। और बड़कागांव के बीजेपी विधायक रोशन लाल चौधरी ने वार्ड संख्या 23 में खराब पड़े जल मीनार रिपेयरिंग की शुरुआत नारियल फोड़कर की। डीएमएफटी मद के 29 लाख के लागत से 19 जल मीनार का
रिपेयरिंग का काम प्रथम चरण में शुरू कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर बड़का गांव के विधायक रोशन लाल चौधरी ने रिपेयरिंग कार्य का शुभारंभ किया है। इससे लोगों को इस भीषण गर्मी में पेयजल के लिए अब आसानी होगी। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, चूँकि ये DMFT मद से पूर्व में बनाया गया जल मीनार था जो ख़राब हो चुका था। अब यहाँ पर नगर परिषद द्वारा प्रथम चरण में 32 वार्ड के 19 स्थानों पर इस तरह के खराब पड़े जल मीनार की रिपेयरिंग का काम शुरू कराया गया है, जिस पर 29 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। यहाँ पर लोगों ने और वार्ड पार्षदों ने इसका स्वागत किया है कि गर्मी के दिन में अब उन्हें पेयजल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। जिला प्रशासन रामगढ़ के सहयोग से DMFT मद के द्वारा जितना भी जल मीनार पूर्व में बनाया गया था वो कुछ मरम्मती की आवश्यकता था, तो DC सर के सहयोग से DMFT का 29 लाख का बजट पास हुआ रामगढ़ नगर परिषद एरिया में, जिसमें विधानसभा वार सभी जल मीनार का मरम्मती करने का प्रस्ताव था। जी, गर्मी में जो चाहिए था हम लोग को वो इस पहल शुरू हो गई है इसकी, तो इससे हम लोग बहुत खुश हैं कि उसकी मरम्मत शुरू हो गई है और नए जल मीनार भी जल्दी ही शिलान्यास किया जाएगा। इसके लिए हम लोग सभी लोग बहुत खुश हैं। सबसे पहले मैं नगर परिषद को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनकी वजह से आज ये हुआ है और ये प्रयास बहुत अच्छा है, सराहनीय है कि पानी की व्यवस्था की वजह से हम लोग को बहुत अच्छी पहल मिली है। देवघर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। जिला प्रशासन एवं मंदिर प्रबंधन लॉकर रूम की शुरुआत करने जा रहा है और बाबा धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा समस्या अपने सामान को सुरक्षित रखने को लेकर होती थी, लेकिन अब जिला प्रशासन की तरफ से मानसरोवर स्थित क्यू कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर पर 3 हॉल में लॉकर रूम बनाए गए हैं, जिसमें लगभग सैकड़ों लॉकर हैं और इसमें अब श्रद्धालु अपने सामान को सुरक्षित रख पाएंगे। के द्वारा क्लोक रूम बना रहे हैं, जहाँ पे जूते चप्पल या बैगेज जितना भी है जो पब्लिक बिना चेक कर, साथ में मोबाइल फोन्स वगैरह भी जो है वहाँ पे रखने के स्टोरेज की व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। मंदिर के द्वारा कर्मियों द्वारा वो रन रहेगा और पुलिस के द्वारा कोऑर्डिनेटेड है। इससे होगी क्या कि लोगों को सिक्योरिटी के माध्यम से मंदिर में बैग्स वगैरह कुछ समय के बाद डिसअलाउ कर दिए जाएंगे, ताकि अनवांटेड चीज़ मंदिर के अंदर ना जाए, जो सिक्योरिटी रिस्क आगे से ना रहे। इसके अलावा लाइन के डायरेक्शन को भी थोड़ा चेंज किया जाएगा। एंट्री जो हो रही होती है मनसिंगली के पास फुटओवर ब्रिज से हो रही होती है, तो बाद में अगर ये स्ट्रीम लाइन हो जाता है क्लोक रूम वगैरह यूज़ करेंगे तो हम लोग क्यू कॉम्प्लेक्स के पीछे से एंट्री का हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो श्री राम चौक के पास है। नॉर्मल एंट्री वहीं से चले और सभी लोग की फ्रिस्किंग होगी ताकि मंदिर में सिक्योर एनवायरमेंट बने। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि जब हमारे 18 विधायक हुआ करते थे उस वक्त चुनाव लड़ते थे, अभी हमारी संख्या ज्यादा है तो निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव जरूर लड़ेंगे। हमारे सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। कि राज्य चुनाव समिति की बैठक हुई है। सभी चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत गंभीरता से हम चुनाव लड़ते हैं। जब हमारे 18 विधायक हुआ करते थे उस समय भी हमने बहुत गंभीरता से राज्यसभा का चुनाव लड़ा था और अभी हमारे एलआई सब मिलकर के हमारे पास संख्या ज़्यादा है पहले से और हम बड़ी गंभीरता से ये चुनाव लड़ेंगे। राज्य की चुनाव समिति ने चर्चा करके अपना मत केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया है। आगे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो निर्देश प्राप्त होगा उसके हिसाब से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। धनबाद डीसी ने गोविंदपुर प्रखंड अंचल कार्यालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा से पहले डीसी के निर्देश पर विभिन्न पंचायतों में जिले से 8 अलग अलग टीमों ने औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद तैयार किए गए रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त ने प्रखंड सभागार में सभी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुर्गाबनी पंचायत में सड़क निर्माण में खराब गुणवत्ता के मामले में संबंधित संवेदक और कनीय अभियंता को स्पष्टीकरण के लिए निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव महोदय द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी बताया गया कि जिलों के सभी ब्लॉक्स में, पंचायत में जिला स्तर से विजिट होना चाहिए और उसकी कार्य प्रणाली पर भी थोड़ा देखरेख रखना है। तो उसके लिए हम लोग आज शुरुआत किए हैं। आज इसी कड़ी में गोविंदपुर अंचल और प्रखंड का रिव्यू भी किया। प्रखंड परिसर स्वच्छ हो, सुंदर हो, यहाँ जो लोग आते हैं उनको अच्छी व्यवस्था मिले, उनको अच्छा व्यवहार मिले
और अधिकारियों के द्वारा उस पर खास करके विशेष ध्यान दिया गया। और साथ साथ जितनी भी चिट्ठियाँ विभाग स्तर से आई है बड़ी योजनाओं को लेकर, नए कॉलेज का स्थापना है, नए साइंस सेंटर का स्थापना है, ये सब बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए जो बड़ी ज़मीनें चिन्हित की गई है उन सभी ज़मीनों का अद्यतन रिकॉर्ड देखा गया कि धनबाद के टुंडी के मोहनाद गांव में बीते शुक्रवार को प्रतिबंधित मांस को लेकर उत्पन्न हुआ तनाव अब पूरी तरह से शांत हो चुका है। जिला प्रशासन और पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मोहनाद स्कूल परिसर में शांति समिति की बैठक की और इसी बैठक में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी थी, ग्रामीणों की मौजूदगी थी, जिसमें आपसी भाईचारा बनाए रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को न दोहराने पर सर्वसम्मति बनाई गई। थोड़ी झड़प हुई थी, उसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पे आई थी और उसमें जो भी दोषी थे उनको हम लोग प्रशासन के लोग उसको लेकर के हम लोग थाने गए थे और उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे उग्र थे जिस कारण दोनों समुदायों के शांति स्थापित करने के लिए और समाज को पुनः पूरी तरह से उसी तरह से समाज में जीने के लिए हम लोगों ने शांति समिति आज बुलाई थी, आहूत की थी। और इस बीच बड़ी खबर बोकारो से आ रही है, जहां पर गर्भवती की पीट कर हत्या कर दी गई है। अवैध कोयला विवाद में हत्या की बात सामने आती हुई बताया जा रहा है कि सड़क जाम कर परिजनों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। बेरमो थाना क्षेत्र के ढोरी 5 नंबर दौड़ा की ये घटना है और रेलवे साइडिंग से कोयला चुनकर लौट रही थी ये गर्भवती महिला अनीता कुमारी। देर रात आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। 15 से 20 लोगों ने इस गर्भवती महिला की पीट कर हत्या कर दी। हत्याकांड को लेकर धनबाद भाजपा सांसद ढुल्लू महतो और डुमरी विधायक जयराम महतो भी बेरमो पहुंचे हुए थे। बेरमो थाना प्रभारी के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए। आनन फानन में पोस्टमार्टम कराने पर भी सवाल उठाया गया है। बात बकझक हुए और उनसे मारपीट करना स्टार्ट कर दिए। तो फोन किए कि आप कहाँ आइए, हमसे 15-20 लड़का झगड़ा कर रहे हैं। तो हाँ, तो फिर हम दोबारा आए इनके पास। फिर वो लोग देखा कि इसका पति आया है, फिर से भिड़ गया। तो हमको पकड़ के रख लिया उन लोग का लड़का लोग, 2-4 को। उसके बाद जितना भी लड़का था 10-12 अकेले में बहुत मारे, अंदरूनी चोट मारा। मगर किसी के दबाव में, जिस प्रकार से किसी के दबाव में रात को पोस्टमार्टम हो जाना, उसी प्रकार किसी नेता के दबाव में अगर किसी कार्यकर्ता या किसी आम जनता को परेशान करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाया, लड़ेंगे और कल परसों फिर रोड जाम करेंगे। उसके लिए फिर जेल जाना पड़ जाएंगे। एक दलित परिवार का बच्चा, एक लेडीज को मार दिया गया और अभी तक क्रिमिनल फरार है और वही क्रिमिनल ले जाकर पोस्टमार्टम रात को कर